इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन होटल इंडस्ट्री को जो है जो 1 रुपए की सब्सिडी दी हुई है, हमने ऐसी फालतू की सब्सिडियां उन लोगों को दी हुई हैं जो शायद जिनको वो सब्सिडी की जरूरत नहीं। हमारा ये मानना है कि सब्सिडी उसको दो जिसको जरूरत है, और जिसको जरूरत है, जो बीपीएल परिवार है, जो पैसा नहीं दे सकता, उसको 150 यूनिट क्यों, उसको 300 या 500 की अगर उसको जरूरत है आप उसको फ्री दीजिए। लेकिन जो साधन संपन्न परिवार है उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप देखिए कि पहले फेज के अंदर सारे के सारे एमएलए सब ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स सब ने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी, लेकिन जो हमारा कमजोर तबका था, जो हमारा गरीब तबका था, उसकी सब्सिडी जो है वो हमने उसको हाथ नहीं लगाया। तो बोलने का मतलब ये है कि व्यवस्था परिवर्तन में एचपीएससीपीएल 2 साल के बाद जब ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा तब आप बोलेंगे कि हाँ, जो आप उस समय कर रहे थे वो ठीक था। आज आप अपोज करेंगे क्योंकि आपका नाम ही ऑपोजिशन है। इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन के साथ पिछले 2 साल में 2600 करोड़ के रेवेन्यू की एनहेंसमेंट इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री के प्रयत्नों की वजह से हुई है। सबसे पहले आप देखिए मिल्क सेस, वैट, माइनिंग लीज, लिकर वेंड का ऑप्शन जो आपने 5 साल नहीं करवाया, इन सब का पैसा अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कराने के लिए जो है ये आगे बढ़ा है। और सर अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं जी। सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा विपक्ष के नेता रोज जो है वो अखबार के पास जाते हैं, अखबार इनकी उसी तरीके से खबर लगाता है। आज मुझे पता चला है ये शायद पैसा देके लगवाते हैं, क्योंकि ये सोच रहे कि हमने कुछ और वो करके लगाई है कि केंद्र की सहायता ना मिले, केंद्र पैसा ना दे तो ये सरकार ना चल पाए है। सर मेरा सवाल ये है कि केंद्र ये पैसा अपने मामे के घर से लाता है कि जी मतलब नानिया के घर गए मामे 100 रुपया पाईता, 10 रुपये जेड़े मैं हिमाचल तो दे दें। कहां से देता है केंद्र हमको पैसा? कहां ये पैसा देता कहां से? और ये आप बात करते कैसी हो कि केंद्र सहायता ना करे तो ये सरकार कोलैप्स हो जाए। अरे केंद्र का पैसा हमारा पैसा है, हमारा पैसा सर, हमारा पैसा है, केंद्र का पैसा नहीं है, हिमाचल की जनता का पैसा है। उस गरीब किसान की जीएसटी का पैसा है जो केंद्र के पास पड़ा हुआ है, वो हमको वापस देते हैं। इस पे आप एहसान मत जताओ, इस पे एहसान मत जताओ। आप एक विपक्ष का काम नहीं कर रहे। और मैं आपको बताता हूं, मैं इस आर्थिक कंडीशन का गुनहगार आपको मानता हूं, और आई विल प्रूव इट टू यू। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं सर, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जब स्टार्ट हुई थी तो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी इन ल्यू ऑफ द रेवेन्यू जो आपका फॉल करेगा। ग्रांट थी सुनिए 2020-21 में ये ग्रांट थी 11,431 करोड़। सर गिनते रहिए आप, 11,431 करोड़ जब आपकी सरकार थी। इसके बाद आई 10,249 करोड़ आपकी सरकार थी। 22-23 में 9,337 करोड़ आपकी सरकार थी। आपको पता था ये ग्रांट 3,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी 6 साल में, मतलब 8,000 करोड़ ये ग्रांट कम होगी। आप मेरे को ये बताइए अपने 5 साल में ये 8,000 करोड़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, रेवेन्यू के लिए आपने किया क्या? और अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 2020-21 में इस रेवेन्यू को ऑफसेट करने की हमने प्रयास किए होते, जो व्यवस्था परिवर्तन आज मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, अगर आपने किए होते ना, आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये 8,000 करोड़ का एक खड्डा आप क्रिएट करके गए हो हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके बाद एक मिनट ना सर, ना लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक, नॉट फेयर। अभी आपकी बारी आएगी तब बोलिए। आई विल नॉट यील्ड। और सर आपको समझ नहीं है, मत बोलो ना, आपकी अभी बारी आएगी, आप बोल देना प्लीज। ये व्हाट सर, आई एम नॉट यील्डिंग। 8,000 करोड़ है कि नहीं है सर? 11,431 करोड़ का 3,200 करोड़, 8,000 करोड़ का डिप है कि नहीं है कि नहीं? नहीं नाम नहीं लिया मैंने कहा नहीं लिया, मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैंने नहीं नाम लिया। अच्छा वो सर आपने पहले बोल दिया, नहीं तो बाद में इन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं देना था। तो जो आपने बोला कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उसने टेपर करना था, मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि 11,400 करोड़ ने 3,000 करोड़ पे आ जाना था, जो आपको पता था। तो 8,000 करोड़ का जो गैप था उसको फिल करने के लिए हमको जो स्टेप 2020-21 में लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया। आप अगर लेते तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता, और अगर रेवेन्यू बढ़ता तो आज हमारी शायद ये हालत नहीं होती। मैं भी तो वही बोल रहा हूं सर, थैंक यू फॉर एंडोर्सिंग मी। आपने वही बात बोली जो मैं बोल रहा हूं। इसके अलावा सर दूसरा खड्डा, ये दूसरा खड्डा है सर जीएसटी का, कि जीएसटी कॉम्पनसेशन जो है 2022 में खत्म होनी थी इन्हीं के टेन्योर में, मतलब उससे पहले स्टार्ट हुई होगी, पूरे 5 साल वो जीएसटी कॉम्पनसेशन मिला। सर 3200 करोड़ रुपया, ठीक है, हर साल का मिलता था।
रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्लस दिस, ठीक है, और वो अब हो गया है 0। 8,000 करोड़ का हमको डेफिसिट वो पता था होना है 2023 में, और हमको 3,200 करोड़ का डेफिसिट ये होना हमको पता था 11,200 करोड़। 11,120 करोड़ का डेफिसिट हमको पता था कि हिमाचल प्रदेश की जनता को झेलना पड़ेगा। मैंने प्रोएक्टिव स्टेप क्यों नहीं लिया? क्यों स्कूल खोलने से पहले मैंने ये नहीं सोचा कि इसका पैसा कहां से आएगा? क्योंकि हम तो चुनाव जीतने के लिए क्यों हमने जो है ऐसे डिसीजन लिए जिससे कि जो व्यवस्था है हम उसको नहीं कर पाए। हमने उस समय क्यों हमने ऐसे ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिए जिससे एक नई दशा और दिशा हिमाचल प्रदेश को मिलती कि रेवेन्यू हम यहां से लेंगे। अभी मैं गारंटी पे आया नहीं, अभी मैं गारंटी पे आया ही नहीं ना। आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, हर चीज पे बात करूंगा। मेरा सवाल यह है कि 11,200 करोड़ रुपए का आपने प्रोविजन क्यों नहीं किया? और अगर आपके पास इतना पैसा था तो 6th पे कमीशन का एरियर ही दे जाते। अगर आपके पास इतना पैसा था तो आज ही हमारे पास नहीं है ये पैसा। आज हमारे पास 11,200 करोड़ रुपए नहीं है, इनके पास था। 6th पे की एरियर दे सकते थे, नहीं दी। आगे ऊपर जो है इन्होंने जो ट्रांसफर कर दी। इसके बाद सर दो और जो हमारे पे बेड़ियां डाली गई। हमारा वादा था चुनाव का, सर गारंटी की बात कर रहा हूं, ओपीएस का। हमने ओपीएस दी इस देश अपनी हिमाचल की जनता को, हमारे देश का, हमारी जनता के उस कर्मठ कर्मचारी को जो आपके मतलब प्रदेश को बनाने में जिसका योगदान रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने क्या किया? हमारी जो लैंडिंग लिमिट, जो बोरिंग लिमिट है, उसको 1,600 करोड़ से कम कर दिया। सर इसको भी आप जोड़िए साथ में, ठीक है। क्यों? आप आर्थिक सुरक्षा दे रहे हो अपने लोगों को जिन्होंने हिमाचल को बनाया। इसके लिए हम आपको पिनलाइज करेंगे। अब आपको 1,600 करोड़ रुपया कम देंगे। 11,200 करोड़ प्लस 1,600 करोड़, मोटा मोटा ये 14,000 करोड़ के आसपास का हमारा खड्डा ये बन जाता है। इसके बाद एक और है सर, आपदा आई, सदी की सबसे भयंकर आपदा। सदी की इसलिए बोलूंगा, इससे पहले 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था। इतने लोग मरे, इतने लोग शहीद हुए, ठीक है। 4,500 करोड़ स्टेट ने अपनी किटी से जो है रिलीफ एफर्ट्स में डाला। केंद्र की टीम आई, केंद्र की टीम ने आकर पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट किया और उसमें बोला कि हाँ, इनका जो नुकसान है ये 10,000 करोड़ का हुआ है और ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। आज 1 साल से ज्यादा बीत गया, ये पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला। इसको भी अगर मैं खड्डे के साथ जोड़ दूं तो 24,000 करोड़ का ये खड्डा जो है ये तैयार हो गया है हिमाचल प्रदेश के लिए। चौथी और एक पांचवी चीज, जब ओपीएस लागू हुई तो जो अंशदान था और जो स्टेट का शेयर था, 10,000 करोड़ का ये जो एनपीएस का पैसा है, ये केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। ये केंद्र सरकार से ड्रिवन जो फंड्स हैं उनके पास पड़ा है और ये मार्केट में लगा हुआ है, ठीक है। इसको भी अगर मैं जोड़ लूं तो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास जो हिमाचल की संपदा जो हक से हमारी है, हमको वो नहीं दी जा रही। और फिर ये बोलते हैं जी केंद्र पैसा ना दे तो सरकार चलेगी नहीं। हमारा बजट है बीबीएमपी, ये सारे अगर आप जोड़ लीजिए। मैं तो सिर्फ बड़े बड़े ये बोल रहा हूं कि आप या तो इसको मिटिगेट कर सकते थे, आप या तो इसको मिटिगेट करते या आप कुछ ऐसे करते जिससे कि मेरा रेवेन्यू जो है बढ़ जाता। और अब सर मेरा आखिरी पॉइंट है, और ये आखिरी पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे 2 केंद्र बिंदु हैं, एक स्टेट है एक सेंटर है। स्टेट की 68 हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जनप्रतिनिधि, हम उनकी आवाज़ जो है यहाँ पर उठाते हैं। और इनके पास 7 एमपी हैं, 4 लोकसभा के, 2 राज्यसभा से जो चुन के आए और एक जो उन्होंने सिक्का उछाल के जो चुनवाया। 7 एमपी इनके हैं। वो 7 एमपी हैं, सिक्का टॉस था, पैसा उछाला सर, पैसा उछला, टॉस हुआ, उसमें हेड टेल में जीत गए। कोई फैक्ट नहीं, मतलब है 7 है ना, ठीक है साहब। ये 7 लोग हमारे, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जो भी मैंने 4 या 5 चीजें, जो भी 4-5 चीजें मैंने बोली हैं, इनके ऊपर कब ज्ञापन लेके गए, इनके ऊपर कब उन्होंने बात की लोकसभा के अंदर, ऐसे खड़े होकर बात कब इन्होंने की कि हिमाचल प्रदेश का हक मर रहा है, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो सफर कर रही है क्योंकि केंद्र ने एक सौतेला व्यवहार उनकी तरीके तरफ अडॉप्ट किया हुआ है। कब इन्होंने बोला? अब आपको मैं बताता हूं। पीडीएनए का जो 10,000 करोड़ का जो पैसा है, इसके लिए मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ज्ञापन बनाइए, ज्ञापन बना के और एक बार निर्मला सीतारमण जी को दीजिए तो सही, आप होम मिनिस्टर को दीजिए तो सही कि ये हमारे हक हलाल की कमाई है, ये हमारा पैसा है, आप इसको दे क्यों नहीं रहे? अब मैं वही बोल रहा हूं
कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के, हमारा अधिकार क्षेत्र, मेरी औकात इस सदन तक है, मैं यहाँ पर अपनी आवाज उठाता हूँ। लेकिन जिस व्यक्ति को हमने चुन के अपने जिले से भेजा हुआ है, वो क्या इसकी बात करना क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या उसकी बात करना जो है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे एमपी है, क्या उनका दायित्व नहीं बनता? और अगर ये बात नहीं कर रहे तो ये क्यों नहीं कर रहे? सवाल तो ये आता है, जब पता है कि वो पैसा हमारा है तो आप उसकी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते? पीडीएनए के अलावा सर दूसरी चीज, कर्मचारी अंशदान, मैं पहले ही बोल चुका हूं, 10,000 करोड़ रुपया जो है ये आज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, ये सब फंड हाउसेस के पास पड़ा है। जब पेंशन मैं देने वाला हूं, जब ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, ये पैसे का वहां रखने का क्या औचित्य बनता है? इस पैसे को आप स्टेट को वापस क्यों नहीं करते? ये वही पैसा है, अगर ये स्टेट के पास वापस आ जाए तो जितने भी एरिया है हम सारे के सारे वापस दे सकते हैं। इसके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते? और इसके लिए कोई भी एमपी ने आज तक जो है लोकसभा के अंदर क्यों नहीं बोला कि यह पैसा हिमाचल की जनता का है, हिमाचल के कर्मचारी का है, आप हिमाचलियों को वापस करो? नहीं, आप बोलते हैं सर पर इंडिविजुअल का पैसा है पेंशन के लिए। ये सर आपको मैं फिर फाइनेंस बैकग्राउंड बता देता हूं। एनपीएस प्रोडक्ट का जब डिजाइन हुआ था, मैं उसी कंपनी में काम करता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, हमारा पैसा नहीं है, हमारा पैसा नहीं है। कर्मचारी ने पैसा दिया था पेंशन के लिए, कर्मचारी ने पैसा दिया था। कर्मचारी ने पैसा तब दिया था, सर कर्मचारी ने पैसा तब दिया था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका पेंशन का हक छीन लिया था। ठीक है, अब हमने वो हक वापस दे दिया है, तो वो पैसा अब पेंशन अब प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज। माननीय सदस्य बैठ जाइए प्लीज। हंसराज जी प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। इतनी उत्तेजना कंटिन्यू सर, मैंने पहले ही कहा था, सच कड़वा होता है, मैंने पहले ही बोला था ना। आप देखिए, अब कर्मचारी का अंशदान, मैं ये कहता हूं कि आप आवाज उठाएं। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि आप लेके आ पाएंगे, मैं जानता हूं आप नहीं ला पाएंगे, पर आप आवाज तो उठाइए। कम से कम हम बोले तो सही। देखिए, हमारे माननीय एमपी जाके आवाज उठा रहे हैं आपकी, आप नहीं उठाते। आवाज उठाते हैं जी, हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है, वो देख लीजिए, ये आवाज थोड़ी होती है एमपी की। आखिरी लास्ट पॉइंट सर, सबको भूख लगी है। आखिरी पॉइंट ये है जी, छोटा सा। अब एक वैश्विक राजनीति में एक परिवर्तन आया है। डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री के बड़े जिगरी दोस्त हैं। उन्होंने बड़ी वो स्कीमें चलाई थी, अब की बार ट्रंप सरकार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने एक छोटी सी चीज बोली कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, मतलब जो ड्यूटी आपने मेरे प्रोडक्ट पे लगाई है, मैं आपकी ड्यूटी, मैं वही प्रोडक्ट पे मैं आपके उस पर ड्यूटी लगा दूंगा। अब सर हुआ क्या इसमें कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी वॉशिंगटन में ही थे, उन्होंने वहीं बैठे बैठे जो अमेरिकी शराब है, जिसको केंटकी विस्की कहते हैं, उसकी ड्यूटी 100% से घटाकर 50 कर दी, बैठे बैठे वहीं पे। उसी दिन की बात है, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अब आगे ये आ रहा है कि यही काम कहीं सेब पे ना हो जाए। अब सेब का इनका इतिहास बताता हूं मैं। इनके उतने ही एमपी उस टाइम पे थे। 2023 के बीच में सर, 2023 के बीच में जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हिंदुस्तान आने वाले थे, हिंदुस्तान आने से पहले सेब की ड्यूटी, जो वॉशिंगटन एप्पल की ड्यूटी, इन्होंने 70% से घटाकर 50% कर दी। की थी कि नहीं की थी? 70 से घट के 50 की थी कि नहीं की थी? आप तो सेब वाले हो। शराब टेनेसी सर, मैं बाद में ब्रांड बता दूंगा आपको। नहीं, ये 2023 में आनंद शर्मा जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे। प्लीज वॉशिंगटन एप्पल पे 70% से ड्यूटी घटाकर 50% कर दी। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इस ड्यूटी से पहले 4,496 मीट्रिक टन सेब इंपोर्ट होता था। इस कदम के बाद एक साल के अंदर ये सेब का इंपोर्ट 19 गुना बढ़कर 1,75,000 करोड़ हो गया, जिसका सीधा का सीधा खामियाजा जो है ये हमारे बागवानों के ऊपर पड़ा, जिसके लिए आप जिम्मेवार हैं, और किसी ने इस पे कोई आवाज नहीं उठाई। और आखिरी चीज, अब अगर ट्रंप जी कहते हैं कि आप ड्यूटी को 30% कर दो, तो आप कृपया एक चीज कीजिए कि आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी से बोलिएगा कि लाल बालों वाले प्रेसिडेंट जो हैं उनको अपनी लाल आंख दिखाकर हमारे लाल से बचा दीजिए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था पे, हमारे 4 जिलों पे
एक बहुत बड़ा आघात होने वाला है। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ के साथ एमपी जो हैं एक रिप्रेजेंटेशन दें कि सेब की ड्यूटी जो है अमेरिका के दबाव में नहीं घटानी चाहिए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। इसी के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने जो है वक्तव्यों को समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। का शायद थोड़ा सा फाइनेंस की बैकग्राउंड रही है, और मैं समझता था कि अगर फाइनेंस की बैकग्राउंड रही कि आपको जो फैक्ट्स पर जो है वो ठीक तरह से बोलना चाहिए, इनको ये जानकारी होनी चाहिए। जब फाइनेंस कमीशन में आता है, ये फाइनेंस कमीशन को हिमाचल के लिए नहीं आता है, ये हिमाचल के किसी, ये पूरे देश के किसी एक स्टेट के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए होता है। जब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पूरे देश भर के लिए आई और उनने बड़ा स्पष्ट किया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है पूरे देश भर में इसको टेपर डाउन किया जाएगा। जब टेपर डाउन किया जाएगा तो उसी के अनुरूप हिमाचल प्रदेश का जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट का हर साल का जो है वो पैसा घटता गया है। इसमें नई बात तो कुछ नहीं है। अब बात सिर्फ एक ही बात को लेकर के, जब वर्तमान में सरकार को कांग्रेस पार्टी को सत्ता हासिल करने की थी, उस वक्त आप भी माननीय सदन में थे, आप भी थे। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर एक बार ने 20 बार हमारी सरकार के दौरान भी चर्चा हुई। हमने कहा कि हमारे लिए चिंता का विषय होगा। क्या आपके 2 साल के कार्यकाल सत्ता में हो गए, उससे पहले जो गारंटी देने की बात थी तो उस वक्त आपको इल्म नहीं आया, उस बात को आपको ध्यान में नहीं आया, आप तो गारंटी दिए। पिछले कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री, आपके ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई सरकार बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद जो गारंटी दी है इसको कभी भी किसी तरह से भी पूरा नहीं कर सकते। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद ये नहीं होता। क्या आपको ये जानकारी नहीं थी? आप गारंटियों का वादा कर रहे हैं, 6 गारंटियां पूरी कर दी, लेकिन प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति की जानकारी आपको नहीं थी क्या? आप भी यही थे, मुकेश जी विपक्ष के नेता थे, सबको हालात मालूम थे। लेकिन 2 साल का कार्यकाल बीतने के बाद ये प्रदेश अगर तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, ये हमारी आंखों के सामने हुआ, और जिसके लिए वर्तमान सरकार दोषी है, ना कि पिछली सरकार दोषी है।